वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सभी बच्चों को नमस्ते। बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकंड में हम लॉजिक पेपर पढ़ रहे हैं। लॉजिक का चैप्टर इनफॉर्मल फैलेसीज पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक तर्क दोष के दो रूप हैं, प्रासंगिकत्व फैलेसी ऑफ रिलेवेंस और संदिग्धार्थक तर्क दोष फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। प्रासंगिकत्व तर्क दोष के 12 रूप आपको मैंने कल समझा दिए थे। आज अनौपचारिक तर्क दोष का दूसरा रूप संदिग्धार्थक तर्क दोष, इस पर हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। संदिग्धार्थक तर्क दोष कहते किसे हैं, पहले ये समझना होगा हमें कि जब हम अपनी युक्ति में जिस भाषा के माध्यम से अपनी बात रखते हैं तो उस भाषा का जब गलत तरह से प्रयोग होता है, यानी उनमें शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग जो है संदिग्ध, यानी जो संशय उत्पन्न करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी युक्ति जो है दोषपूर्ण हो जाती है। तो इस श्रेणी के जो तर्क दोष हैं वो भाषा के गलत तरह के प्रयोग से ही उत्पन्न होते हैं। हमारी जितनी भी युक्तियां हैं वो भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होती है, इसलिए उसे व्यक्त करने में त्रुटियां यानी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए भाषा संबंधी अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस श्रेणी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के तर्क दोष पाए जाते हैं। सबसे पहला है अनेकार्थक दोष फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ये दोष जो है तब उत्पन्न होता है जब हम किसी युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में जो पद प्रयुक्त करते हैं उन पदों के अर्थ को बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक शब्द के एक से ज़्यादा जब अर्थ निकलते हैं तो शब्दों के भ्रांतिपूर्ण प्रयोग के कारण युक्ति में कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर लिया जाता है जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो जाते हैं और हमारी युक्ति जो है वो दोषपूर्ण हो जाती है। अनेकार्थक दोष जो है कई बार तब उत्पन्न होता है जब हम ये सोचते हैं कि शब्दों की समानता के कारण उनके अर्थों में भी समानता होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ज्ञानवान वह है जो ज्ञान की बातें करता है, नीतिवान वह है जो नीति की बातें करता है, इसलिए पहलवान वह है जो पहल की बातें करता है। अब ये जो एक उदाहरण है, इसमें जो तर्क वाक्य प्रयोग किए गए हैं, इसमें पहला जो वाक्य है कि ज्ञानवान वह है जो ज्ञान की बातें करता है, तो ये तो सच है कि ज्ञानवान का मतलब ही ज्ञान की बातें करने वाला होता है और नीतिवान का मतलब भी नीति की बातें करने वाला होता है। लेकिन पहलवान का मतलब होता है कुश्ती लड़ने वाला, न कि पहल करने वाला। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मंद होना अच्छा नहीं होता है, वकील अक्लमंद होता है, इसलिए वकील अच्छा नहीं होता। अब ये जो तर्क है ये दोषपूर्ण है। क्योंकि मंद पद का जो यहाँ अर्थ है वो एक तो धीरे है, जबकि अक्लमंद का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है। तो इस तरह से जब युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष तर्क संगत रूप में प्रस्तुत नहीं होते हैं तो उस युक्ति में अनेकार्थक तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जिससे पेन, PEN, पेन, पेन का अर्थ होता है कलम जिससे हम लिखते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ होता है जानवरों की सार, यानी ऐसा स्थान जहाँ जानवरों को रखा जाता है, जिसे हम आम भाषा में बाड़ा कहते हैं, है ना, जहाँ पर कैटल्स को यानी जानवरों को रखा जाता है, उस स्थान का नाम सार है। ठीक है, तो पेन के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो कलम और एक जानवरों को रखने वाला स्थान। तो ये शब्द भी जो है एक से अधिक अर्थ को उत्पन्न कर रहा है, और इसका अगर हम सही प्रसंग को ध्यान में लेकर के उच्चारण ना करें तो ये अनेकार्थक तर्क युक्ति दोष कहलाएगा। क्योंकि कभी कभी हम जो है अउपसर्ग का अर्थ जो है नहीं समझ लेते हैं, ठीक है, तभी यह दोष उत्पन्न होता है। दूसरा है द्वयार्थकता या भ्रामक रचना दोष, फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं डबल मीनिंग, यानी दो से ज़्यादा अर्थों को उत्पन्न करना। तो जहाँ हमने अनेकार्थक दोष का विचार किया तो वहाँ शब्द के भ्रमपूर्ण प्रयोग से ये अनेकार्थक दोष उत्पन्न होता है, किंतु द्वयार्थकता दोष में पूरे वाक्य की रचना हम इस प्रकार कर देते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। यानी व्याकरण संबंधी रचना के कारण जो आधार वाक्य संदिग्ध हों उनसे तर्क करने में ही द्वयार्थकता दोष पैदा हो जाता है। तो डबल मीनिंग का कारण वाक्य की दोषपूर्ण रचना है, न कि पदों की अनेकार्थकता। जैसा कि अनेकार्थकता दोष में देखा, वहाँ पदों के अर्थ अनेक हैं, यहाँ पर वाक्य की रचना में ही कुछ दोष है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक प्रसिद्ध राजा इस द्वयार्थक कथन के कारण, राजा का नाम है क्रोशियस, वो एक ज्योतिषी से पूछता है कि यदि वह पारसियों पर आक्रमण करता है तो उसकी जीत होगी या हार। तो ज्योतिषी उसे कहता है कि आप एक महान शक्तिशाली राज्य का विनाश करेंगे। राजा भविष्यवाणी से प्रसन्न होकर के पारसियों पर हमला कर देता है और हार जाता है। तो उन्होंने ज्योतिषी को बुला करके पूछा कि आपने भविष्यवाणी गलत क्यों की। तब ज्योतिषी जी कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी तो सत्य थी, क्योंकि आपने अपने स्वयं के शक्तिशाली राज्य का विनाश किया है। मैंने आपको कहा था कि आप एक शक्तिशाली राज्य का विनाश करेंगे जो उसका अपना ही था और जिसे उसने नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वो भ्रामक रचना दोष कहलाते हैं। समाचार पत्रों के शीर्षकों में भी आप इस तरह के एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई वाक्य जिसे गलत ढंग से रचा जाए वह एक से अधिक अर्थ दे सकता है। उन कई अर्थों में श्रोता उसी अर्थ को ग्रहण करता है जो उसे अच्छा लगता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वराघात दोष या उच्चारण संबंधी तर्क दोष, फैलेसी ऑफ एक्सेंट। अब उच्चारण संबंधी दोष भी जो है वो द्वयार्थकता दोष के समान ही सही मायने में तर्क दोष नहीं है, लेकिन यह उलझन तब उत्पन्न होती है जब शब्दों और वाक्यों के किसी भाग के उच्चारण में परिवर्तन होता है, और ऐसा परिवर्तन कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है और कभी किसी उद्देश्य से भी किया जाता है। क्या करते हैं कि हम अक्सर अपनी बात या तर्क को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए
भाषा में किसी भी तरह के बल का प्रयोग करते हैं, और ऐसा हम महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण पर बल देकर के या लिखते समय किसी शब्द को हम हाईलाइट करते हैं या रेखांकित करते हैं तो ये उत्पन्न होता है। और जब वक्ता या लेखक द्वारा बल दिए गए शब्दों की जगह दूसरे शब्दों पर बल दिया जाता है तो ऐसा करने से कथित शब्दों के या तर्कों के अर्थ बदल जाते हैं और उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न होता है। जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है, स्वर प्लस आघात, यानी बोलते समय किसी शब्द पर विशेष दबाव डालने से उस शब्द का भाव या अर्थ ही बदल जाता है और वाक्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि पकड़ो मत जाने दो। अब इसी वाक्य को अगर मैं ऐसा कहूँ कि पकड़ो मत जाने दो, तो यहाँ इस वाक्य का अर्थ स्वर पर दबाव डालने से बदल जाता है। इसी तरह से समाचार पत्रों में भी आपको इस तरह के तर्क दोष देखने को मिल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का भारत पर हमला, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा नेताओं की भावी आशंका, ठीक है। और इसी तरह से दवाइयों की बोतल्स पर भी आप देखना कि वहाँ पर जो रेट लिखा हुआ होगा वो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा एक्स्ट्रा टैक्स एक्सक्लूड, यानी अलग। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं वो उच्चारण संबंधी दोष में या स्वराघात दोष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संहति दोष या कंपोजिशन या संयोजन संबंधी दोष। जब हम किसी युक्ति में पदों का प्रयोग करते हैं तो पदों के व्यष्टिक प्रयोग के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। यानी जब किसी गुण को जो किसी संघात के यानी होल पर, सभी होलनेस पर, संघात के सभी अवयवों पर लागू होता है, हम गलती से संपूर्ण संघात पर ही लागू कर देते हैं। यानी जो प्रत्येक अवयव के लिए अलग से सत्य होता है वह जरूरी नहीं है कि अवयवों के संघात के लिए भी सत्य हो। जैसे किसी मशीन के सभी पुर्जे हल्के हैं और उठाए जा सकते हैं, तो इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह मशीन भी हल्की है और उठाई जा सकती है। तो यहाँ ये संहति दोष है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इस संस्था के सभी सदस्यों की संख्या जो है 50 साल से ज़्यादा आयु की है, इसलिए ये संस्था 50 साल पुरानी है। तो समझ में आ गया ना कि ये संस्था, पूरी संस्था की बात जो संघात के लिए है उसके प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं लागू हो सकती है। तो ये संग्रह दोष कहलाता है। और इस तरह के उदाहरण जो है हम अनजाने में दोषपूर्ण तरीके से कर ही लेते हैं। लास्ट है विभाजन संबंधी या विग्रह दोष, फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये दोष उस स्थिति में पैदा होता है जब किसी संघात की विशेषता को हम गलती से उस संघात के प्रत्येक सदस्य पर लागू कर दें। जैसे पहले हमने जैसे ये एक उदाहरण है कि यह क्रिकेट की टीम अच्छी है, इसलिए इस टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा होगा। यहाँ विभाजन संबंधी दोष है, क्योंकि इन दोनों तर्क दोषों को, संहति दोष और विभाजन संबंधी दोष के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति जो है तर्क करते हैं कि जो संपूर्ण राष्ट्र के हित में है वह प्रत्येक नागरिक के हित में भी होगा, उनके इस तर्क में विभाजन संबंधी दोष है। कुछ व्यक्ति इसके विपरीत कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति के हित में वह संपूर्ण राज्य के लिए भी हितकर होगा, तो इस तरह उनके तर्क में संहति दोष होता है। ठीक है, तो ये थे आपके संदिग्धार्थक तर्क दोष। अब निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि तर्क दोष तो क्या है, एक ऐसी खाई है जिसमें कोई भी तर्क करते समय गिर सकता है। इसलिए जितने भी अभी तर्क दोषों की हमने चर्चा की, प्रासंगिकत्व और संदिग्धार्थक, इन तर्क दोषों की पहचान व उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करने से ही हम तर्क दोषों से बच सकते हैं। इसलिए प्रासंगिकत्व और संदिग्धार्थक तर्क दोषों के लिए हमें शब्दों और पदों की उचित परिभाषा करना जरूरी है।
अगर उचित परिभाषा हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में सही तर्कों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति संगतिपूर्ण तर्क करे ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके, वह तेजस्वी बन सके। यही सोचे और वैध तर्क करें। ठीक है, तो ये आपका आज चैप्टर समाप्त हुआ, फैलेसीज या तर्क दोष। ओके, थैंक यू। कल हम नया चैप्टर करेंगे।